भारत सबसे पहला ऐसा देश था जहां पर परिवार नियोजन जैसा एक कार्यक्रम आया था। तो जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ जन्म नियंत्रण विधियां हैं। तो शल्य क्रिया वो दंपति अपनाते हैं जिनको अब बच्चा करना ही नहीं है। तो यौन संचारित रोग ऐसे रोग होते हैं जो बेटा यौन संबंध के थ्रू एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस माइंड मैप सीरीज में। और आज हम कक्षा 12वीं का दूसरा अध्याय यानी कि जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेकर के आए हैं और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको कवर करने की। माइंड मैप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट में बेटा, तो आपके नीट में हर साल आप इस चैप्टर से 2 प्रश्न मान के चलिए, ठीक है। कभी कभी इनफैक्ट 3 भी आए तो मैं 2 से 3 लिख देती हूँ, ठीक है ना। 2 से 3 प्रश्न आए हैं। मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी मानव जनन से 2, यहाँ से 3, कभी मानव जनन से 3, यहाँ से 2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा। इस क्लास में हम या इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले परिचय, होता क्या है जनन स्वास्थ्य, फिर जनन स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं आई हैं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या क्या सरकार ने और सरकारी के साथ साथ जो अपनी गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने क्या क्या कार्यनीतियां अपनाई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जनसंख्या विस्फोट और उसको नियंत्रित करने की विधियों के बारे में, जन्म नियंत्रण विधि के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद हम बात करेंगे यौन संचारित रोगों की, एसटीडीज की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वंध्यता, इनफर्टिलिटी। शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा परिचय भाग। तो होता क्या है बेटा जनन स्वास्थ्य। तो सीधी बात है, अगर हम कभी भी हेल्थ को डिफाइन करते हैं, स्वास्थ्य को डिफाइन करते हैं, तो स्वास्थ्य में आता है बेटा आपका भौतिक, मतलब चहुमुखी स्वास्थ्य जिसको बोलेंगे। फिजिकली आप फिट होने चाहिए, ठीक है। मेंटली आप फिट होने चाहिए, ठीक है। बिहेवियरली आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सोशली सामाजिक तौर पर आप सही होने चाहिए। अब यही सारे अगर पहलू में जनन या जन्नांग के संबंधित में जोड़ती हूँ, मतलब जन्नांग आपके सही होने चाहिए, वो कार्य सही से करने चाहिए, ठीक है। वो उससे संबंधित या जन्नांगों से संबंधित या उससे संबंधित कोई भी अगर बात है तो आपकी मानसिकता उससे संबंधित सही होनी चाहिए। तो ये सब कुछ बेटा जनन स्वास्थ्य के अंदर आ जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि 1951 में भारत सबसे पहला ऐसा देश था जहां पर परिवार नियोजन जैसा एक कार्यक्रम आया था। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जैसा कार्यक्रम आया था। यही परिवार नियोजन को बेटा बाद में RCH प्रोग्राम के नाम से मॉडिफाई किया गया। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। ये बेटा आपके दोनों चीजें आपके नीट में आ चुकी हैं। परिवार नियोजन भारत में कब आया था? 1951 में। और RCH प्रोग्राम्स क्या होते हैं बेटा? आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है। अब इस RCH प्रोग्राम के अंडर में आता क्या क्या है, ठीक है। तो इस RCH प्रोग्राम के अंदर 2 चीजें आती हैं। मैं इनके पहले तो फुल फॉर्म लिख देती हूँ पूरे पूरे, ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, क्योंकि नीट में आ चुका क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है। प्रोग्राम इज कार्यक्रम। तो ये बेटा आपके नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ। RCH प्रोग्राम के अंदर 2 चीजें आती है। क्या क्या? सबसे पहला आता है बेटा लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस करना। और दूसरा बेटा, अगर आप जागरूक कर भी रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि देखो भैया घर में डिलीवरी मत करो, आकर के हॉस्पिटल में कराओ, तो उनको हॉस्पिटल तो प्रोवाइड करो, ठीक है। तो उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। ये दोनों चीजें बेटा RCH के अंडर में आता है। पहला लोगों को जागरूक करना, दूसरा उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। जागरूक करने में मतलब लोगों को बताना
कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, छोटे परिवार के क्या बेनिफिट्स हैं, बड़े परिवार के क्या नुकसान हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, लड़का लड़की बराबर होते हैं, दोनों को समान आप अवसर दीजिए, ठीक है। इसमें आएगा कि जो शादी करने की सही उम्र क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर आता है लोगों को ये बताना कि जो डिलीवरीज हैं वो घर में ना करके आप हॉस्पिटल्स में करिए। डॉक्टर्स असिस्टेड जो डिलीवरीज होती हैं वो ज़्यादा सही होती है, उसमें माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें लोगों को ये बताना कि यौन संचारित रोग कैसे फैलते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। छोटा परिवार अगर आपको बनाना है तो कैसे क्या क्या जन्म नियंत्रण के लिए हम विधियां अपना सकते हैं, ठीक है, गर्भनिरोधक कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं। तो ये सब हो गया बेटा जागरूकता में, ठीक है। और उससे रिलेटेड सुविधाएं प्रदान करना, इस सुविधाओं प्रदान करना में क्या क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र बनाना। छोटे से छोटे गांव में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, बड़े बड़े जो जिले वगैरह होते हैं वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ना केवल स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, असिस्टेंट्स होने चाहिए। वहाँ पर वो सारी सुविधाएं, जैसे अगर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार और हम उनको गर्भनिरोधक विधियां बता रहे हैं, तो वो गर्भनिरोधक विधियां वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए कि कोई अगर गर्भनिरोधक विधि का इस्तेमाल करना चाहे तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स में उनको वो सेवाएं प्रदान होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी से अच्छी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स वगैरह वो सब वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ बेटा आ जाता है आपके आरसीएच प्रोग्राम में। आरसीएच का ये काम तो है ही लोगों को जागरूक करना और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, लेकिन समय समय पर जो भी वो सेवाएं दे रहा है उनका मूल्यांकन करना भी बेटा आरसीएच का काम है, ठीक है। तो जो भी सेवाएं दी गई हैं उनका मूल्यांकन भी किया जाता है कि जो सेवाएं हम दे रहे हैं उनका इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या इनमें सुधार करने चाहिए। इन सबके अंदर बेटा आपकी सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जिनको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज, ठीक है। तो सरकारी संगठन साथ ही साथ गैर सरकारी संगठन, ये दोनों मिलकर के बेटा इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग जागरूकता और सुविधाएं प्रदान, मतलब जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक और चीज़ आती है कि जागरूकता फैलाने के तरीके क्या है इनके पास। तो एक तो इनके पास है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स मतलब जहाँ पर केवल सुना जा सकता है, जैसे एफएम रेडियो वगैरह पे आप ये जानकारियाँ समय समय पर ऐड के फॉर्म में दो, ठीक है। दूसरा है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में आप जगह जगह पे देखते होंगे गांव वगैरह में, या जो बस स्टैंड्स हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब रेलवे स्टेशंस वगैरह हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे कि पैम्पलेट्स लगे हैं, पोस्टर्स चिपके हुए हैं, ठीक है, जगह जगह पे बांटते भी हैं पैम्पलेट्स। तो ये विजुअल एड्स हो गए कि लोगों को दिखाया जाए कि देखो छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। इसके अलावा बेटा ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पर सुनाया भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है, जैसे कि आपका टीवी, ठीक है। तो टेलीविजन के माध्यम से सुना करके दिखा करके बताया जा रहा है। तो जागरूकता फैलाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये सब कुछ आता है बेटा आपके इसी जनन संबंधी स्वास्थ्य, जो भी जनन स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं और उनके लिए क्या क्या कार्यनीतियां अपनाते हैं, वो सब कुछ बेटा इस तरीके से किया जाता है। अब यहीं पर बेटा आपको दो चीजें और एनसीईआरटी मेंशन है। पहला है उल्बवेधन, जिसके बारे में हम आगे एमटीपी में बात कर लेंगे, एमनियोसेंटेसिस। दूसरा है बेटा यहाँ पर सहेली। ये दोनों भी आपकी एनसीईआरटी में इसी टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक है बेटा आपका जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। देखो, अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात करें तो कुछ बेसिक से डेटा आपको याद रखने, जैसे कि अगर हम पिछले 100 सालों की बात करें, पिछले 100 साल मतलब 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी मतलब वाला जो समय था, उसमें अगर हम पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वो 2 अरब से बढ़कर के 6 अरब यानी कि 3 गुनी बढ़ी है 100 सालों में। वहीं अगर हम भारत की बात करें, केवल भारत की, तो भारत में आज़ादी 1947 से बाद और 2000 के बीच में जो जनसंख्या है वो 350 मिलियन से 1 बिलियन हो गई। मतलब केवल भारत में पिछले 50 सालों में 3 गुनी हुई है पॉपुलेशन, वहीं पूरी दुनिया में पिछले 100 सालों में 3 गुनी हुई है पॉपुलेशन, ठीक है। और इसके हिसाब से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा इसमें आ जाएगा, यही डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर लिखाया हुआ है। और अगर हम 2011 की बात करें बेटा, तो भारत की ये जो जनसंख्या है वो 1 बिलियन से बढ़कर के 1.2 बिलियन हो गई है, ठीक है। और विश्व की जनसंख्या जो 6 बिलियन थी वो 6 से बढ़कर के 7.2 बिलियन हो गई है, ठीक है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, एकदम से इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ी? तो इसके पीछे के 2 कारण है, मतलब बहुत सारे कारण है, कुछ हम यहाँ पे मेन बता रहे हैं। सबसे पहले मातृ मृत्यु दर जो थी,
जन्म के तुरंत बाद माँ की मृत्यु हो जाना वो बहुत ज़्यादा थी। रीज़न, घर में डिलीवरीज होती थी, कॉम्प्लिकेशंस आते थे, माँ और बच्चा दोनों मर जाते थे, कभी केवल माँ मर रही है, कभी केवल बच्चा मर रहा है। तो मातृ मृत्यु दर पहले बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब हॉस्पिटल असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नर्स असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इसी तरीके से पहले शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, कहीं ना कहीं अब वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, ठीक है। इसके अलावा पहले क्या होता था, गांव के गांव बीमारी से खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, मर जा रहे हैं वहाँ के लोग, तो अब अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आई हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रोवाइड की गई, दवाइयाँ इमीडिएटली मिल जा रही हैं, जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसके चलते जो कोई भी अगर महामारी ऐसे फैलती है, कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी अगर पूरे गांव में फैलती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहले जो पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे, अब वो नहीं होते हैं, कुछ ही लोग मर पाते हैं, तब तक उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। टीकाकरण वगैरह आ गया है, लोगों को टीके दे दिए जाते हैं सही समय पे, जिसके चलते हम बीमारी को कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं मृत्यु दर भी कम हो जाती है। इसके चलते बेटा मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहले जो बीमारी के चलते मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती थी, अब वो भी कम हो गई, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिली है। तो ये सब बेटा कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते जनसंख्या विस्फोट हुआ है, एकदम से जनसंख्या बढ़ गई। बूढ़े लोग भी नहीं मर रहे हैं, ठीक है, जो बीमारियों के चलते गांव खत्म हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे। मातृ और शिशु मृत्यु दर जो पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो भी हमने कम कर ली है, क्योंकि हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। इस सबके चलते बेटा जनसंख्या विस्फोट तो हुआ है, ठीक है। ये सब हो गया आपका। अब इस जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए बेटा हमारे पास क्या तरीके हैं? तो जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ जन्म नियंत्रण विधियां हैं। क्या है बेटा हमारे पास? जन्म नियंत्रण विधियां हैं। अब ये जो बेटा आपकी जन्म नियंत्रण विधि होती है, सबसे पहले तो हम जन्म नियंत्रण विधि को एक तरीके से गर्भ निरोधक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इनको? गर्भ निरोधक बोल देते हैं, जो गर्भ धारण ना होने दे, ठीक है। अब एक गर्भ निरोधक क्या होता है बेटा? ऐसी युक्ति जो गर्भधारण को रोके, जो गर्भधारण होने ही ना दे, जो प्रेग्नेंट ना होने दे, ठीक है। अब एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या होता है? तो एक आदर्श गर्भ निरोधक के कुछ लक्षण होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला आसानी से उपलब्ध हो जाए, दूसरा सस्ता हो, तीसरा जो उपयोग करता है उस उपयोगकर्ता के सेक्सुअल डिजायर जो है उसमें कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं होना चाहिए। चौथा, जो उपयोग करता है उसकी गोपनीयता, उसकी निजता मेंटेन होनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। पांचवा, वो कोई बहुत हाईटेक चीज़ ना होगी जिसको यूज़ करने में कोर्स लेने पड़ रहे हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक आदर्श, और भी कई सारे हैं कि उसमें आप जिस काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हो, गर्भनिरोधन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका प्रभावी दर अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा बेटा उसके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स वगैरह कम से कम हो, ना हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम हो। तो ये कुछ एक आदर्श गर्भनिरोधक के लक्षण है। लेकिन ऐसा एक भी गर्भनिरोधक नहीं है जिसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हों, ठीक है। कौन कौन से गर्भनिरोधक युक्तियां मार्केट में अवेलेबल हैं या हमारे पास में पता है? उनमें सबसे पहले है आपकी प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स। दूसरा आ जाता है बेटा आपका अंतःगर्भाशयी युक्तियां, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में। तीसरा आ जाता है बेटा रोध मतलब बैरियर्स। चौथा आ जाती हैं आपकी हार्मोनल युक्तियां, जिसमें हम गोलियां लेते हैं, पिल्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इम्प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपकी सहेली भी आ जाएगी, वो भी एक तरीके की गोली है। और आखिरी बचती है आपकी शल्य क्रिया, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो एक एक करके इन सबके बारे में पढ़े। तो सबसे पहली जो युक्ति है बेटा वो है आपकी प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां बेटा, इनका काम ये होता है कि किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने ना दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, प्राकृतिक विधि, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी असफल होने की दर सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक विधि के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है बेटा आपका क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मेथड या रिदम मेथड जिसको हम बोल देते हैं। इसको हम बेटा बोल देते हैं आपका आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। एक विशिष्ट अवधि में अगर कोई दंपति या कोई भी पार्टनर है, अगर वो संयम बरतता है तो कहीं ना कहीं गर्भ धारण होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब ये कौन सी है विशिष्ट अवधि बेटा? तो विशिष्ट अवधि है अंडोत्सर्ग से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद की। एक आदर्श जो अपनी आर्तव चक्र होती है, जो कि 28 से 29 दिन की होती है, हम 28 दिन की मान के चलते हैं। 28 दिन के आर्तव चक्र में अगर अंडोत्सर्ग 14वें दिन हो रहा है, तो उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, मतलब 10 से 17 दिन जो होते हैं, वो वाली अवधि होती है जब निषेचन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आवधिक संयम में इस 10 से 17 दिन के बीच की जो 10 से 17वां दिन जो होता है, इसमें अगर कोई दंपति संयम बना करके रखता है, वो लैंगिक या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं होता है, मैथुन या संभोग की क्रिया में इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो डेफिनेटली गर्भधारण नहीं होगा।
लेकिन इसका फेलियर रेट बेटा इसलिए है क्योंकि हर मादा में आर्तव चक्र 28 दिन का ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर 29 दिन का भी हो गया तो दिन आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। 29 दिन का अगर आर्तव चक्र हो गया तो अंडोत्सर्ग 15वें दिन होगा, और उसके हिसाब से बेटा जो निषेचन की संभावना जिसमें सबसे ज्यादा होगी वो आपका 11वां से 18वां दिन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई कपल ये सोचे कि नहीं 17 दिन तक सेफ था, मतलब 17 दिन तक रिस्की था, 18वें दिन सेफ है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है और उसकी 29 दिन की उस महीने की साइकिल है, तो वो तो रिस्की पीरियड था, ठीक है। इसलिए बेटा इसका फेलियर रेट है अच्छा खासा। दूसरी बेटा इसके अंदर जो आपकी विधि आती है प्राकृतिक में, वो आता है बेटा बाह्य स्खलन, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड, ठीक है। इसको हम कॉइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, अंतरित मैथुन, अंतरित मैथुन बोलेंगे ना, हाँ अंतरित मैथुन। इसमें बेटा क्या होता है कि सामान्य सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो नर वीर स्खलन मादा जननांग में करता है, जिसमें वीर मादा जननांग में जाएगा, शुक्राणु मादा जननांग में जाएंगे। शुक्राणु अगर मादा जननांग में जाएगा तो निषेचन की संभावना है। तो बाह्य स्खलन ये बोलता है, विड्रॉल मेथड या कॉइटस इंटरप्टस ये बोलता है कि अगर आपको लगता है कि ये निषेचन की अवधि है, ठीक है, या इस समय पर निषेचन होने की संभावना ज्यादा है, तो उस टाइम पर आप जो स्खलन है वो मादा जननांग में ना करके बाहर करें, ठीक है। इसका भी फेलियर रेट अच्छा खासा है, इसलिए क्योंकि बेटा कई बार जो स्खलन से पहले जो आपकी काउपर ग्रंथि का जो स्राव है, ठीक है, काउपर ग्रंथि का स्राव का काम होता है बेटा घर्षण को कम करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। अब घर्षण को कम करने के लिए काउपर ग्रंथि का स्राव तो आ रहा है, लेकिन उस काउपर ग्रंथि के स्राव बाकी का भी तो सेमिनल प्लाज्मा आ रहा है ना उसके साथ, तो हो सकता है कि उसके साथ ही कुछ शुक्राणु मादा जननांग में प्रवेश कर जाए, ठीक है। प्रॉपर वीर स्खलन से पहले हो सकता है कुछ शुक्राणु मादा जननांग में प्रवेश कर जाए, इसलिए बेटा इसका भी फेलियर रेट है। तीसरा आता है बेटा आपका लेक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको हम बोलते हैं स्तनपान अनार्थव। स्तनपान अनार्थव बेटा ये बोलता है कि प्रसव के बाद के जो 6 महीने होते हैं, जब एक बच्चा केवल और केवल माँ के दूध पर ही निर्भर करता है, उस समय पर क्योंकि माँ का दूध बन रहा है मतलब प्रोलैक्टिन का स्तर बहुत ज्यादा है। बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन का स्तर कहीं ना कहीं आपके हाइपोथैलेमस और अग्रपीयूष ग्रंथि से उन सभी हार्मोन के स्राव को रोकता है जो आर्तव चक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हर माता में बेटा ये जो प्रोलैक्टिन का स्तर है ये एकदम बहुत ज्यादा पीक पर हो, जरूरी नहीं है। किसी में प्रोलैक्टिन कम बढ़ता है, किसी में प्रोलैक्टिन ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हर मादा में आर्तव चक्र बेटा प्रसव के बाद 6 महीने तक नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी मादा में 1 महीने बाद ही नॉर्मल आर्तव चक्र आना शुरू हो जाता है, किसी मादा में 2 महीने, किसी में 3 महीने, तो मैक्सिमम हम 4 से 6 महीने लेकर के चलते हैं। लेकिन स्तनपान अनार्तव मतलब ये वो समय है जब बच्चा माँ का स्तनपान कर रहा है या माँ से दूध ले रहा है, और उस समय पर क्योंकि प्रोलैक्टिन का स्तर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसको आर्तव चक्र नहीं होगा। और इस समय को अगर हम सेफ पीरियड मान के चले कि यहाँ पर तो अभी निषेचन की संभावना नहीं है बेटा, तो ये भी सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको नहीं पता ना आर्तव चक्र कितने महीने में अंदर शुरू हो गया है, ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने में, ठीक है। तो ये भी बेटा आपका एक फेलियर रेट, इसकी भी असफल दर काफी ज्यादा है। इसके बाद प्राकृतिक विधियों के बाद आता है बेटा आपका रोध विधि, जिनको हम बोलते हैं बैरियर मेथड्स। रोध विधि के अंदर बेटा काम इसका भी वही है कि किसी भी तरीके से अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोका जाए, उनको मिलने ही ना दिया जाए, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने ही ना दिया जाए। तो रोध विधि बेटा नर और मादा दोनों के लिए अवेलेबल है। पुरुष के लिए बेटा जो रोध विधि मार्केट में अवेलेबल है निरोध के नाम से, जिनको हम कॉन्डोम बोलते हैं, ठीक है। सबसे सामान्य ब्रांड जो है वो निरोध, ठीक है, हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। सबसे पहली बात तो बेटा ये एक रबर का बना हुआ डिवाइस है, जो कि डिवाइस तो नहीं बोलेंगे, रबर की बनी हुई युक्ति है या रोध है, जो कि शिशन को ढक लेता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर वीर स्खलन होगा भी तो इसी निरोध में होगा, वो मादा जननांग तक नहीं पहुंचेगा। सेम बेटा जो कॉन्डोम्स है फीमेल के लिए भी अवेलेबल है मार्केट में, जिनको हम फेमिडोम्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बेटा फीमेल्स के लिए अन्य रोध भी अवेलेबल हैं, जैसे हम बोलते हैं आपकी सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप को हम बोलेंगे ग्रीवा टोपी। इसके अलावा डायफ्राम हो गया, वॉल्ट्स हो गए, ठीक है, ये अन्य रोध विधियां हैं। ये विधियां बेटा और ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं अगर हम इनके साथ शुक्राणुनाशक क्रीम्स, शुक्राणुनाशक जेली या फोम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो कॉन्डोम्स होते हैं ये रीयूजेबल नहीं होते, वन टाइम यूज एंड थ्रो होते हैं। लेकिन जो बाकी की 3 युक्तियां मैंने बताई हैं जो मादा के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट्स आते हैं बेटा, ये रीयूज की जा सकती हैं, इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जो मेल्स के लिए अवेलेबल कॉन्डोम्स है मार्केट में, ये
बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उसका कारण ये है बेटा क्योंकि ये इकलौता ऐसा गर्भ निरोधक है जो गर्भ निरोधन के साथ साथ यौन संचारित रोग से भी बचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आ जाता है बेटा इसके बाद आपका अंतःगर्भाशय युक्तियां। अंतःगर्भाशय युक्तियां बेटा जिनको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ऐसी युक्तियां जिसको हम मादा के गर्भाशय में रखते हैं। ये जो बेटा अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं ये भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अंतःगर्भाशय युक्तियां बेटा 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपकी औषधि रहित, जिसका उदाहरण होता है लिप्स लूप। दूसरी होती है आपकी कॉपर मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियां, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। इसके 3 उदाहरण है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। तीसरी आती है आपकी हार्मोन मोचक आईयूडीज। इसके उदाहरण है आपका प्रजिस्टा सर्ट और LNG 20, लेवोनोर्गेस्ट्रॉल 20, ठीक है। अब इनके काम करने की तरीका क्या होता है बेटा, तो कॉपर मोचक जो आईयूडीज होते हैं ये क्या करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। कॉपर आयंस रिलीज करने के कारण बेटा कहीं ना कहीं ये जो आपके शुक्राणु अंदर आ रहे हैं ये उनकी गतिशीलता को कम करते हैं, उनकी स्पीड को कम करते हैं, और अगर उनकी गतिशीलता कम होगी तो कहीं ना कहीं उनकी निषेचन की जो क्षमता है वो भी कम होगी। इसके अलावा बेटा क्योंकि ये युक्तियां आपके गर्भाशय में, मादा के गर्भाशय में रखी हुई हैं, तो ये बेटा मादा के गर्भाशय में भक्षाणु की क्रिया को बढ़ा देती है, जिसके चलते अगर शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते भी हैं तो वहां की जो भक्षाणु या भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणु को खत्म कर देती है, उसको खा जाती है। इसके अलावा बेटा जो आपके हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का स्राव कर रहे हैं, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज सीधी बात है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का स्राव जब तक बढ़ा हुआ रहेगा तब तक आपके हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच नहीं आएगा, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच नहीं आएगा तो अग्रपीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच नहीं आएगा, जिसके चलते आपका अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा। तो पहले तो ये अंडोत्सर्ग नहीं होने देते। दूसरा बेटा ये जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो ग्रीवा श्लेष्मा है, उसको गाढ़ा कर देते हैं, जिसके चलते जो शुक्राणु अंदर प्रवेश करते थे, गाढ़ा ग्रीवा श्लेष्मा होने के कारण वो उसमें फंस जाते हैं और वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तीसरा बेटा ये जो अंतःस्तर है, गर्भाशय अंतःस्तर, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की, उसको बेटा ये अंतरोपण के लायक नहीं रहने देते, ठीक है। ये हो गए आपके इनके कार्य करने का तरीका। इसके अलावा बेटा और आती है इसमें हार्मोन विधियां, ठीक है। अब हार्मोन विधियां मैंने आपको बोला गोलियां हैं, इम्प्लांट्स हैं, इंजेक्शंस भी इवन अवेलेबल है। अगर हम बात करें गोलियों की तो 2 तरीके की गोलियां अवेलेबल हैं। एक जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिनको हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स बोलते हैं। दूसरा जो कंबाइंड ओरल पिल्स होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन कंबाइंड, मतलब इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंबाइंड है, ठीक है। ये बेटा जो गोलियां होती हैं ये डेली खानी पड़ती है मादाओं को जब तक वो बच्चों में अंतर रखना चाहते हैं या बच्चा नहीं करना चाहते। यहाँ पे क्या होता है बेटा, 21 दिन की जो गोलियां होती है वो हार्मोनल गोलियां होती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, और 7 दिन की गोलियां बेटा आयरन युक्त गोलियां होती हैं, इसमें किसी प्रकार का हार्मोन नहीं होता है। इन गोलियों को शुरुआत की जो पहले से 5वें दिन है आर्तव चक्र के, जिसमें ऋतुस्राव ब्लीडिंग फेज होता है, उस दिन शुरू करना होता है बस। दूसरा बेटा गोलियों में ही आएगा, हार्मोन विधि में आएगा आपका सहेली। सहेली CDRI लखनऊ में बनाई गई एक सहेली जो है, सहेली बेटा CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाई गई एक गोली है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, इसमें किसी तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। दूसरी बात बेटा इसको हफ्ते में 1 दिन लिया जाता है। तीसरी बात बेटा ये जो है ये एक तरीके से आपके अंतःगर्भाशय, जो आपके अंतःस्तर गर्भाशय की, वहां पर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर लेती है। तो इसको हम SERN तकनीक पे ही काम करती है, हम ऐसे बोलते हैं, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देती है आपके गर्भाशय के अंतःस्तर पर, जिसके चलते ईस्ट्रोजन जाकर के गर्भाशय अंतःस्तर पर नहीं जुड़ पाता, और ईस्ट्रोजन नहीं बनता तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके अंतरोपण को प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये सहेली, इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है और इसकी सफलता दर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें और क्या है हमारे पास, और हमारे पास अंतरोप है। अंतरोप में ये आपको दिख रहा है माचिस की तीली की तरह, ये 6 सिलिकॉन के ये छोटे छोटे से 6 ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। इनसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहता है। ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेटा क्या करता है, आपके ब्लड में बढ़ा हुआ होगा तो वही सेम साइकिल, आपका GnRH नहीं आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका LH FSH नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका अंडोत्सर्ग नहीं होगा, ठीक है। ये इसका काम हो। सारे हार्मोनल पिल्स हो या हार्मोन मोचक आईयूडीज हो, सबका काम एक जैसा होता है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। इसके अलावा बेटा एक इंजेक्शन भी हमारे पास तकनीक है। एक इंजेक्शन लगता है डेपो प्रोवेरा का, जो कि 3 महीने में 1 बार लगाया जाता है, और ये भी हार्मोनल है तो इसका भी काम करने का तरीका लगभग सेम होगा।
ये जो आपके अंतरोप होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, लगभग 5 साल के लिए इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको बच्चे में अंतर रखना है या बच्चा ही नहीं करना है, तब तक इन विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद बेटा आखिरी आती है आपकी शल्य क्रिया, जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड्स। सबसे पहली बात तो बेटा शल्य क्रिया वो दंपति अपनाते हैं जिनको अब बच्चा करना ही नहीं है। इससे पहले हमने जो भी विधियां पढ़ी हैं वो सारी वो विधियां हैं जो बच्चों में अंतर रखने के लिए है कि ठीक है अभी पहला बच्चा हो गया, अब 4-5 साल नहीं चाहिए, 3 साल नहीं चाहिए, 2 साल नहीं चाहिए, दोबारा हम जब भी यूज करना होगा इस विधि को रोक देंगे, दोबारा बच्चा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो शल्य क्रिया है ये वो दंपतियों को अपनानी चाहिए। और वैसे कोई भी अगर आप क्रिया अपनाते तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शल्य क्रिया वो दंपति अपनाते हैं जिनको बच्चा चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसका रिवर्सिबल रेट बहुत बहुत ही कम है। ठीक है, इफेक्टिव ये सबसे ज्यादा है, लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर है। तो नर के अंदर बेटा जो शल्य क्रिया होती है उसको हम शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वैसेक्टमी, और मादा के अंदर जो शल्य क्रिया होती है उसको हम नलिका उच्छेदन या अंडवाहिनी उच्छेदन या ट्यूबिक्टमी कहते हैं। दोनों में करते क्या है बेटा, शुक्रवाहक उच्छेदन में जो शुक्रवाहक है, जो वास डिफरेंस है, उसको काट करके बांध देते हैं। वहीं बेटा मादा के अंदर जो ट्यूबिक्टमी होती है उसमें फेलोपियन नलिका को काट करके बांध देते हैं, जिसके चलते अंडाणु और शुक्राणु बेटा बनते तो हैं। दोनों ही क्रिया में नर के अंदर शुक्र जनन की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, मादा के अंदर अंड जनन की क्रिया oogenesis सामान्य चलेगी। बस अंडाणु और शुक्राणु पूरी नलिका को पार नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते निषेचन की संभावना 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सफलता दर सबसे ज्यादा है, लेकिन बेटा देखा जाए तो ये रिवर्सिबल मेथड नहीं है, इसको वापस से आप रिवर्स नहीं कर सकते कि हमें बच्चा चाहिए वापस से करवा दो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब सगर्भता का चिकित्सीय समापन का बेटा जो कानून भारत में लागू किया गया वो 1971 में किया गया। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ लागू किया गया, ऐसे नहीं कि कोई भी आकर के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, MTP को बेटा हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं या ऐच्छिक अबॉर्शन, वॉलंटरी अबॉर्शंस भी कहते हैं। एक तो होते हैं अबॉर्शंस जो गर्भपात जो हो जाते हैं प्राकृतिक तरीके से, MTP में हम गर्भपात करवाते हैं, हम अबॉर्शन करवाते हैं दवाइयों की मदद से, सर्जरी की मदद से, किसी भी तरीके से। ठीक है, MTP होता क्या है बेटा, गर्भावधि जो 9 से 9.5 महीने की होती है, पूर्ण गर्भावधि होने से पहले ही अगर सगर्भता को रोका जाए उसको बेटा हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। ठीक है, अब वैसे तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन बेटा देखा जाए अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, पूरे विश्व में, विश्व भर में अगर हम बात करें, विश्व भर में प्रतिवर्ष हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म किए जा रहे हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन किया जा रहा है, जो कि कुल सगर्भताओं का, जो कुल गर्भधारण हो रहे हैं बेटा, कुल सगर्भताओं का लगभग सगर्भता का 1/5 हिस्सा है। ठीक है, तो टोटल बेटा जितने भी प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं पूरी साल में पूरी दुनिया में, उसमें से लगभग 1/5 हिस्सा तो MTP से रोक दिया जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे भी देश है जहां पर आज भी MTP को कानूनी तौर से मंजूरी नहीं मिली है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, भावनात्मक कारण हो सकते हैं, नैतिक मूल हो सकते हैं, उनके कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, कुछ भी, या इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब MTP की कब जानी चाहिए, तो MTP सेफ होती है 12 हफ्ते तक, 12 हफ्ते तक मतलब पहली तिमाही में। और इस पहली तिमाही में अगर आप MTP परफॉर्म करते हैं तो आपको एक डॉक्टर की सलाह में, आप ये एक डॉक्टर की सलाह से आप MTP को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तिमाही में या 24 हफ्ते, 12 से 24 हफ्ते के बीच में अगर MTP को परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब दूसरी तिमाही में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उस कंडीशन में बेटा 2 प्रशिक्षित जो डॉक्टर्स हैं या 2 अनुभवी डॉक्टर्स की सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही बेटा हम MTP को दूसरी तिमाही में कर सकते हैं। वो विशिष्ट परिस्थितियां क्या हैं बेटा, वो विशिष्ट परिस्थितियां 2 हो सकती हैं। विशिष्ट परिस्थितियां जो हैं वो होगी या तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना माँ के लिए घातक हो, ठीक है, या बेटा
वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना। भ्रूण, अगर भ्रूण में कोई विकार है, आनुवांशिक विकार है, उस कंडीशन में भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। एमटीपी को लागू जरूर किया गया, लेकिन कुछ सख्त कानून के साथ, जैसे कि उल्बवेधन, एक एमनियोसेंटेसिस नाम की तकनीक होती है, उल्बवेधन तकनीक। उल्बवेधन में क्या किया जाता है बेटा, जो एमनियन नाम का एक द्रव्य भरा होता है बच्चे के चारों तरफ, उस एमनियोटिक द्रव्य से, मतलब उस एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकाल करके, उसमें एक्चुअल में ये तकनीक इसलिए बनी थी कि एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकालो, उसमें बच्चे की भ्रूण की कुछ कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे पता लग जाएगा बच्चे के अंदर कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। ठीक है, तो वास्तव में उल्बवेधन तकनीक बनाई इसलिए गई थी ताकि जो भ्रूण है उसमें किसी भी तरीके के आनुवांशिक विकार का अध्ययन किया जा सके, और अगर बच्चे में कोई आनुवांशिक विकार है तो ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले अच्छा है कि खत्म कर दो। ठीक है ना, क्योंकि उस बच्चा अगर वो दुनिया में आता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद, और उसके जो करीबी है उनकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी के साथ ही कटेगी। तो उससे बेटर है कि इस तरीके की प्रेगनेंसीज को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसका मिसयूज होता है। ठीक है, उल्बवेधन का मिसयूज क्यों होता है? इसका मिसयूज होता है लिंग निर्धारण में। ठीक है, ये बता दो भाई साहब लड़का है कि लड़की है, और अगर लड़की है तो मादा भ्रूण का गर्भपात करवा दिया जाता है। मतलब अगर मादा भ्रूण है तो खत्म कर दो, हमें लड़की नहीं चाहिए। तो ये बेटा इसका मिसयूज है। एमनियोसेंटेसिस को बैन नहीं किया गया, लेकिन एमनियोसेंटेसिस के थ्रू अगर कोई डॉक्टर लिंग निर्धारण का पता करता है या लिंग निर्धारण करता है, उस चीज को टोटली बैन किया गया है। और इसके लिए कई सारी सजाएं हैं, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उसकी डिग्री रद्द हो सकती है, उसको जेल हो सकती है। और अगर कोई पेरेंट्स जो पीछे पड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की हमें बता दो लड़का लड़की है, तो उनको भी बेटा जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, ये सब। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा आपका एमटीपी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग ऐसे रोग होते हैं जो बेटा यौन संबंध के थ्रू एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। यौन संचारित रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा बेटा 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि इनको नॉलेज थोड़ी कम होती है। अब यौन संचारित रोग बेटा क्योंकि यौन संबंध बनाने से के थ्रू फैल रहे हैं, तो यौन संचारित रोग के बारे में आपको एक तो उसके लक्षण पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से यौन संचारित रोग हैं, किससे वो फैलते हैं, वो जीवाणु से फैलते हैं या जीवाणु जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं या प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, आपको ये पता होने चाहिए। रोगों के नाम एनसीईआरटी में केवल लिखे हैं, आपको उनके रोगजनक भी पता होने चाहिए, क्योंकि नीट में बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 8 यौन संचारित रोग हैं, जिनमें से 4 आपके विषाणु जनित है। विषाणु जनित में सबसे पहले आ गया आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो बेटा एक एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से। दूसरा बेटा विषाणु जनित जो हो गया आपका वायरस से जो होता है बेटा, उसमें आ गया आपका हेपेटाइटिस बी, यकृत बी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तीसरा हो गया बेटा आपका जेनाइटल हर्पीस, जिसको हम जनत परिसर बोलते हैं, ये आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। और चौथा हो गया बेटा आपका जेनाइटल वॉर्ट्स, और जेनाइटल वॉर्ट्स जिसको हम बेटा जननमस्से बोलते हैं, और ये आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। तो ये मैंने इसके साथ साथ आपके रोगजनक भी लिखाए हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा जीवाणु जनित रोग कौन कौन से। तो सबसे पहला हो गया सिफिलिस आपका ट्रेपिनोमा पैलिडम से होता है। ठीक है, फिर हो गया आपका क्लेमाइडियता आपका क्लेमाइडियासिस ट्रैकोमेटिस से होता है। और नेक्स्ट है आपका गोनोरिया, जिसको हम सुजाक बोलते हैं, जो कि निसेरिया गोनोरी से होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है? तो बेटा इसमें आ जाता है आपका ट्राइकोमोनियासिस, जो कि ट्राइकोमोनास विजाइनलिस से होता है। तो आपको रोग किससे होते हैं, मतलब है तो सारे के सारे यौन संचारित, लेकिन कोई तो पीछे रोगजनक होगा ना, बैक्टीरिया है, वायरस है या आपका प्रोटोजोआ है। तो आपको एक तो सब रोग के रोगजनक पता होने चाहिए। दूसरा बेटा आपको ये पता होना चाहिए कौन से जीवाणु जनित है, कौन से विषाणु जनित है, कौन से प्रोटोजोआ जनित है। इन सभी रोगों का उपचार संभव है यदि शुरुआती अवस्था में इनको जांच कर लिया जाए तो। लेकिन 3 ऐसे रोग, आपका एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस, ये 3 ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिनका पूर्णतः उपचार संभव नहीं है। इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इनको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये किस तरीके से आगे ना फैलें उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। ठीक है, तो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है पूरी तरीके से इन 3 रोगों का, एड्स,
आपका हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीस। ठीक है, ये 3 ऐसे रोग हैं जिनका यौन संचारित रोग है जिनका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। बाकियों का संभव है अगर शुरुआती अवस्था में आप जांच लें तो। अब यौन संचारित रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि इनके कोई लक्षण ही नहीं होते। बाकी कई बार लक्षण होते हैं। तो शुरुआती अवस्था में बात करें तो बेटा जननांगों में खुजली, जननांगों में सूजन, जननांगों में दर्द, ठीक है, या तरल स्राव आना, वहां से डिस्चार्ज होना, ये सब हो सकते हैं। कई बार कोई भी लक्षण नहीं है और अगर शुरुआती लक्षणों को आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उनको इग्नोर किया, सामाजिक या किसी भी प्रेशर में आके नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाना, रे छोड़ो क्या सोचेगा डॉक्टर, है ना, या क्या सोचेंगे घर वाले, अगर उस प्रेशर में आके आपने इनिशियल लक्षणों को ध्यान नहीं दिया, आपने उनका सही उपचार नहीं कराया, तो ये बेटा आगे बहुत बड़ी बड़ी कमियों में या बहुत बड़े बड़े इनके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बहुत मतलब क्या बोलेंगे, विकार रूप ये धारण कर सकते हैं। जैसे मादा गर्भधारण ही नहीं कर पाएगी, बार बार गर्भपात हो जाएगा। अगर गर्भधारण करिए तो भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अगर वो गर्भधारण करे तो गर्भधारण सही जगह पे ना होकर के कहीं दूसरी जगह पे अंतरोपण हो जाएगा, जिसको कि हमें बीच में रोकना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा बेटा उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकती है, श्रोणी भाग में शोथ हो सकता है, सूजन दर्द वगैरह हो सकता है। कई बार बेटा जननांग संबंधी कैंसर हो सकता है। तो ये सब कुछ लेटर ऑन स्टेज में इसके लक्षण हो सकते हैं और इसीलिए ये ना हो, इसीलिए शुरुआती अवस्था में इसकी जांच करवाना और इसका सही उपचार करना जरूरी है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने के 3 तरीके। सबसे पहले तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स मत रखो। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे तो आपको सबके बारे में सब कुछ पता नहीं होगा। एक पार्टनर होगा तो आपको उसका A to Z पता होगा। दूसरी चीज बेटा, अगर करते भी हैं आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको यौन संचारित कोई रोग है, तो बेटर यू यूज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, निरोध का इस्तेमाल करें। और तीसरा, किसी भी तरीके के लक्षण आने पर जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। ठीक है, लास्ट टॉपिक बेटा इसके बाद जो इस चैप्टर में आता है वो आता है बंध्यता। बंध्यता होती क्या है बेटा? यदि कोई दंपति 2 साल तक असुरक्षित यौन संबंध मतलब वो कोई निरोधक यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, 2 साल तक अगर कोई कपल किसी भी तरीके का गर्भ निरोधक यूज नहीं करता है, उसके बाद भी अगर वो दंपति बच्चे पैदा करने में मतलब सक्षम नहीं है, उसको बेटा हम बोलते हैं कि ये कपल जो है वो बंध है, ये कपल इनफर्टाइल है। अब ऐसे कपल्स को हेल्प करने के लिए कई सारी ARTs अवेलेबल हैं। ARTs क्या होते हैं बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, सहायक जनन तकनीक। ये जो बेटा आपकी ARTs हैं, ये ARTs में इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनको हम बच्चा करवाने में हेल्प करते हैं। अब बच्चा करवाने में 2 तरीके से हेल्प करेंगे। तो बच्चा करवाने के लिए हमें निषेचन करवाना जरूरी है ना। तो निषेचन बेटा 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका बाह्य निषेचन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा आता है आपका आंतरिक निषेचन, जिसको हम बोलेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बाह्य निषेचन में बेटा निषेचन कहाँ होता है? यहाँ पर निषेचन होता है परख नली में, या इसको हम बोल देंगे टेस्ट ट्यूब। ठीक है, और आंतरिक निषेचन में निषेचन कहाँ होता है? मादा अंडवाहिनी में। ठीक है, अब किस कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहले तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो इसमें नर और मादा दोनों में ही कमी है। हो सकता है किसी कपल में नर में कोई कमी है या किसी कपल में मादा में कोई कमी है। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा आपका बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नर से शुक्राणु, नर या ये पति हो सकता है, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे, रुको, नर पति या कोई दाता, ठीक है, कोई डोनर, या मादा जो कि पत्नी है, या कोई दाता। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि नर तो शुक्राणु बना पा रहा है लेकिन मादा में दिक्कत है, तो अंडाणु हम किसी दाता का लेंगे।
मादा शुक्राणु बना पा रही, मादा अंडाणु बना पा रही है, लेकिन नर में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो कम बन रहे हैं, जो भी दिक्कत है जिसकी या बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से हम किसी दाता का वीर्य लेंगे, ठीक है। या नर और मादा जो पति पत्नी है दोनों ही अंडाणु में शुक्राणु बना पा रहे हैं, लेकिन वो प्राकृतिक तरीके से निषेचन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से, यहाँ से हम शुक्राणु, यहाँ से हम अंडाणु, इनको लेकर के हम परख नली में, कहाँ पर, हम टेस्ट ट्यूब में बेटा इनका निषेचन करवाते हैं और हम क्या बनवाते हैं, युग्मनज। क्या बनवाते हैं हम, युग्मनज, मतलब कि जाइगोट। अब युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट में विदलन होगा, क्या होगा इसमें, विदलन होगा। तो जब इसमें विदलन होगा, ठीक है, जब इसमें क्लीवेज होगा, तो ये एक कोशिकीय अवस्था धीरे 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 2 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, ठीक है, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय, ऐसे करके बेटा ये डिवाइड करेगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हम बाह्य निषेचन कर रहे हैं तो बाह्य निषेचन में हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है बेटा आपका जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। दूसरा है बेटा इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, आईयूटी, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। किस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यदि बेटा युग्मनज जो है वो 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक है, 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक है, तो बेटा हम उसको मादा की अंडवाहिनी में स्थानांतरित करेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तो मादा की अंडवाहिनी में होती है ना, मॉर्यूला अंडवाहिनी में बनता है, मॉर्यूला अवस्था ही आती है आपके गर्भाशय में, है ना, और गर्भाशय में आके वो ब्लास्टुला बनाती है और आकर के अंतरोपित हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 8 से अधिक ब्लास्टोमियर अवस्था है, 8 से अधिक कोरक खंड अवस्था है ना, ब्लास्टोमियर अवस्था को हम बोलते हैं कोरक खंड अवस्था, उस कंडीशन में बेटा हम ये जो स्थानांतरण करेंगे ये माँ के गर्भाशय में करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बाह्य निषेचन कर रहे हैं, बाह्य निषेचन में हम जो दंपति है उनमें पति पत्नी का शुक्राणु और अंडाणु भी ले सकते हैं। पति के अगर शुक्राणु नहीं बनते तो हम किसी दाता का शुक्राणु, पत्नी का अंडाणु ले सकते हैं। पति के शुक्राणु तो बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ का अंडाणु नहीं बन रहा है, तो हम पति का शुक्राणु और किसी डोनर का, किसी दाता का अंडाणु लेकर के परख नली में निषेचन करा करके, निषेचन करने के बाद जब युग्मनज बन जाएगा, इस युग्मनज में जब विदलन शुरू होगा तो या तो हम 8 ब्लास्टोमियर, 8 कोरकखंड अवस्था तक, या तो युग्मनज को, या 2 या 4 या 8 कोरकखंड बन रहे हैं, हम उसको या तो मादा के जो भी गर्भ धारण करना चाहती है उसके हम अंडवाहिनी में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर 8 कोरकखंड से ज्यादा कोरकखंड या ज्यादा ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, उस कंडीशन में बेटा हम उसको माँ के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। अब बाकी की जो प्रेगनेंसी है वो माँ के गर्भाशय में सामान्य चलती है, ठीक है। ये हम कब कर रहे हैं, जब प्राकृतिक रूप से मादा के अंदर निषेचन नहीं हो पाता, लेकिन हाँ माँ बच्चे को 9 महीने तक रखने में सक्षम है, उस कंडीशन में बेटा हम बाह्य निषेचन करा करके अंतरोपण कर देते हैं, ठीक है, या अंदर स्थानांतरण करवाते हैं। स्थानांतरण कहाँ होगा, अंडवाहिनी में होगा या गर्भाशय में होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि कितनी कोरकखंड अवस्था है। 8 कोरकखंड अवस्था तक बेटा हम इसको माँ के अंडवाहिनी में, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की, हम जो युग्मनज है उसको माँ के फेलोपियन ट्यूब में यानी कि उसकी अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर रहे हैं, या हम अगर उसको गर्भाशय में ट्रांसफर कर रहे हैं 8 कोरकखंड से ज्यादा अवस्था है तो इसको हम बोलते हैं आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। ये हो गया बेटा, ये तो हो गया आपका बाह्य निषेचन। अब हम अंतः निषेचन कहाँ करेंगे बेटा, तो आंतरिक निषेचन बेटा हम कहाँ वहां करते हैं। आंतरिक निषेचन के तरीके सुन लो। आंतरिक निषेचन हम कब करेंगे, पहला तो गिफ्ट, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, या दूसरा है बेटा यहाँ पे IUI या AI,
IUI को हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। AI को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल कृत्रिम वीर्यसेचन इंसेमिनेशन। इसकी हिंदी मुझे पता है तो मैं लिख देती हूँ, कृत्रिम वीर्यसेचन। अब इन दोनों कंडीशन में माँ के अंडवाहिनी में ही निषेचन होगा, ठीक है। आंतरिक निषेचन हो रहा है, मतलब निषेचन तो माँ की अंडवाहिनी में ही होगा। अब ये हम कब करते हैं? पहला गिफ्ट हम कब करेंगे? जब मादा अंडाणु बनाने में सक्षम नहीं होगी। मादा अंडाणु नहीं बनाएगी, मतलब माँ के अंदर अंडाणु नहीं बन रहे। हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम किसी डोनर का दाता से अंडाणु लेकर के माँ के अंडवाहिनी में रख देंगे, अंडवाहिनी में स्थानांतरण कर देंगे, ठीक है। अब हमने माँ की अंडवाहिनी में अंडाणु रख दिया किसी दाता का लेकर के। अब माँ की अंडवाहिनी में अंडाणु है, अब वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, तो पार्टनर का शुक्राणु वीर्य सब नॉर्मल है, शुक्राणु अंदर जाएगा और वहां जाकर के निषेचन कर लेगा। तो निषेचन तो अंदर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडाणु माँ का नहीं किसी और का है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन बेटा IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI बेटा हम कब करते हैं? जब ये वाला कंडीशन हम कब करते हैं बेटा? जब पति के शुक्राणु ओलिगोस्पर्मिया इसको हम बोलते हैं, शुक्राणु संख्या कम हो। अगर पति की शुक्राणु संख्या कम है, आपको पता है इतने सारे शुक्राणु होते हैं 200 से 300 मिलियन, लेकिन अंदर केवल वही पहुंच पाते 200-250। क्यों? क्योंकि कुछ तो आपके योनि के अम्लीय माध्यम में मर जाते हैं, कुछ जो ग्रीवा श्लेष्मा है उसमें फंस जाते हैं, कुछ अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहुंच के बेटा वो वहां पर कैपेसिटेट होते हैं, कैपेसिटेट मतलब उनका क्षमतायन होता है, तब जाकर के वो 1 से 4 mm प्रति मिनट की गति से ऊपर पहुंचते हैं। अब अगर पति के शुक्राणु की, मतलब पति का वीर्य तो नॉर्मल है, शुक्राणु बन रहे हैं, लेकिन शुक्राणु की संख्या कम है। अब शुक्राणु की संख्या कम है तो जो ऊपर 200-250 पहुंचने थे वो पहुंच ही नहीं पा रहे, वो सारे रास्ते में ही मर जा रहे हैं, ठीक है। श्लेष्मा में फंस जा रहे हैं, अम्लीय माध्यम में मर जा रहे हैं। तो शुक्राणु संख्या कम है तो हम क्या करेंगे? सीधा पति का वीर्य लेकर के सीधा माता के गर्भाशय में डाल देंगे, ठीक है। एक लंबी नली से बेटा उसको माता के गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। गर्भाशय तक पहुंचा देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रीवा श्लेष्मा में फंस के मर रहे थे या अम्लीय माध्यम में जो मर रहे थे वो बच गए, ठीक है। तो पति के ही शुक्राणु हम डायरेक्ट अंदर पहुंचा सकते हैं, अंदर पहुंच गए तो वो जाकर के गति से अपना निषेचन कर ही लेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम तब करते हैं जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, जब नर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब जब नर में शिशन जो है वो उठान नहीं कर सकता, ठीक है। अगर शिशन उठान नहीं कर सकता तो मादा जननांग तक पहुंचेगा नहीं, मादा जननांग तक पहुंचेगा नहीं तो बेटा मादा जननांग में वीर्य सेचन भी नहीं करेगा, और अगर मादा जननांग में प्राकृतिक तरीके से वीर्य सेचन नहीं होगा तो हम आर्टिफिशियली वीर्य को इकट्ठा करके, मतलब वीर्य स्खलन नहीं होगा तो हम आर्टिफिशियली वीर्य को इकट्ठा करके मादा जननांग तक पहुंचा देंगे। मतलब यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, शिशन का उठान नहीं हो रहा जिसकी वजह से शिशन मादा जननांग तक नहीं पहुंच रहा। बाकी शुक्राणु संख्या वगैरह सामान्य है तो हम नॉर्मली शुक्राणु मतलब उसका वीर्य इकट्ठा करके सीधा मादा जननांग में भेज देंगे। यहाँ पर हम मादा के गर्भाशय तक नहीं भेजेंगे। मादा के गर्भाशय तक हम कब भेजेंगे? जब पति के शुक्राणु की संख्या कम है, वीर्य बन रहा है लेकिन शिशन उठान भी हो रहा है, लेकिन शुक्राणु की संख्या कम है तो शिशन उठान करके अगर वो वीर्य स्खलन मादा जननांग में कर भी रहा है तो बेटा वो सारे के सारे शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा जो है उसी में फंस के मर जा रहे, गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं रहे, तो हम इसमें सीधा गर्भाशय तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा शुक्राणु संख्या वगैरह सब ठीक है, बस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो शिशन है वो उठान नहीं कर पाता कि वो मादा जननांग तक पहुंच जाए। तो ये बेटा कुछ तरीके हैं। अब एक और इसमें तरीका है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इसको हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी बेटा आपका एक तरीके का बाह्य निषेचन है, ठीक है। हम सीधा जो अंडाणु है
उसके कोशिका द्रव्य में बेटा हम शुक्राणु को इंजेक्ट करते हैं। तो हम निषेचन बाहर ही कर रहे हैं, उसके बाद हम उसका स्थानांतरण करेंगे, गर्भाशय में करेंगे या मादा की अंडवाहिनी में करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि कितने कोरकखंड बन गए, कितने ब्लास्टोमियास बन गए। ठीक है, वैसे तो कई सारी तकनीकें हैं जिससे कि हम बंध्यता का निवारण कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी यही बोला जाता है कि कुछ भी अगर ऐसा करना है तो एक बार तो डॉक्टर से परामर्श लें। इसके अलावा फिर भी अगर ये ARTs आपको हेल्प नहीं कर पा रही तो आप एक अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं। एक चीज बेटा मैंने आपको पीछे नहीं बताई, यहाँ पर सगर्भता का चिकित्सा मामला इससे पहले, ठीक है, हमने जितनी भी गर्भनिरोधक विधियां पढ़ी हैं, यहाँ पर बेटा हमने इमरजेंसी पिल्स नहीं पढ़े, और हमने एक और चीज नहीं पढ़ा कि गर्भ निरोधन रोकने के लिए, निरोधन के लिए मतलब गर्भ धारण को रोकने के लिए, गर्भ निरोधन के लिए एक इमरजेंसी आपातकालीन पिल्स आती हैं जिनको हम मॉर्निंग पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये असुरक्षित यौन संबंध के बनाने के 72 घंटे में लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेटा और क्या हमारे पास तरीके हैं, तो एक तो है आपकी मॉर्निंग पिल्स, ठीक है, गर्भ निरोधन के लिए इमरजेंसी पिल्स एक तो हम ले सकते हैं। दूसरा बेटा IUDs लगवा सकते हैं, और ये दोनों बेटा चाहे IUDs हो चाहे इमरजेंसी पिल्स हो, इन दोनों को असुरक्षित यौन संबंध के, असुरक्षित यौन संबंध होने के 72 घंटों के भीतर लेना चाहिए। ठीक है, IUD भी लगवा सकते हैं और आपका ये मॉर्निंग पिल्स भी ले सकते हैं 72 घंटे के अंदर। ठीक है, बशर्ते कोई वॉमिटिंग वगैरह ना हो। अगर वॉमिटिंग हो जाती है, कोई दवाई खाता है इमरजेंसी पिल और वॉमिट हो जाती है 2 घंटे के अंदर, तो उस कंडीशन में 6 घंटे बाद वापस से दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जितने भी हमने गर्भनिरोधक विधियां पढ़ी हैं, ठीक है, इनमें कुछ गोलियां वगैरह हैं, तो गोलियों के साइड इफेक्ट्स में वॉमिटिंग हो सकती है, जी घबराना हो सकता है, ठीक है, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है, पर बहुत ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। IUDs के कई सारे साइड इफेक्ट्स है, नो डाउट, ठीक है, फिर भी ये सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उपयोग में ली जाती है। तो दिस इज इट, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। IUDs सबसे ज़्यादा भारत में गर्भनिरोधक तकनीक कौन सी यूज़ की जाती है, अंतःगर्भाशयी क्रिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अपना जनन स्वास्थ्य, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन बताइएगा कैसा लगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर।